बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज बड़े अहम दो इवेंट्स हुए। एक तो ये है कि उज़ैर जान बलोच की जो JIT थी उसे पब्लिक कर दिया गया है, और दूसरा जो सानिया बल्दिया टाउन था उसके मुहर्रकात का जायज़ा लेने के लिए भी जो JIT बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की गई। निसार मुराई साहब वाली जो JIT है वो पब्लिक नहीं हो सकी, वो वेबसाइट पर तो मौजूद है लेकिन वो डाउनलोड होने से कासिर है, बावजूद कि सर्वर डाउन है। जब इस वेबसाइट पर जाया जाता है सिंध हुकूमत की महकमा दाखिला की, तो वहाँ पर जो मैसेज आता है वो हम दिखा भी देंगे कि सर्वर इज़ डाउन। बहरहाल ये बड़ी अहम दोनों सारे रिपोर्ट्स हैं। वजह यह है कि लोग कत्ल हुए हैं, लाशें जलाई गई हैं, बाकियात जो हैं वो गटरों की नज़र की गई हैं, और फिर भत्ते की वसूली के लिए पूरी फैक्ट्री को आग तक लगा दी जाती है। फिर इन वाक़यात की जिस तरह माजी में तफ्तीश होती रही, तहक़ीक़ात होती रहीं, वो उन पर बड़े सवालिया निशान उठते हैं। और फिर ये कि ऐसे अनासर को, गैंग वॉर के ऐसे वार्डलॉर्ड्स को किन अनासर की सरपरस्ती रही, किन लोगों ने इन्हें तवाना किया, इनके हाथ मजबूत किए, अनगिनत सवालात हैं जो इन JIT रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद सामने आते हैं। ये बात बहरहाल अपनी जगह है कि जो उज़ैर जान बलोच की JIT है उस में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र नहीं किया जाता। अली ज़ैदी साहब ने इस बारे में क्या कहा था, ज़रा आप ये देख लीजिए, फिर शामी साहब से मैं बात करूँगा। अशद साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से, वो हमें ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन ज़रा सीक्वेंस में आप ये देखिए कि इन JITs के ऊपर, इन मामलात के ऊपर हुकूमत की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं वो क्या कहते थे और पीपल्स पार्टी के लोग क्या कहते थे। देखिए अली ज़ैदी साहब क्या कह रहे थे। फरहान गनी, ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स, और सईद गनी का भाई है। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फरियाल तालपुर, निसार मोराई वाज अपॉइंटेड एज फिशरीज चेयरमैन। निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। ये JIT मैंने नहीं लिखी, इस पे सिग्नेचर है ISI के ऑफिसर के, IB के ऑफिसर के, पाकिस्तान रेंजर्स के, MI के, स्पेशल ब्रांच के, CID के। वो कहती है कि उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था, और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द PP लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। कादिर पटेल साहब बजट पे तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, उज़ैर OS अली ज़ैदी साहब से ये सवाल करता हूँ कि जिन JITs का वो जिक्र कर रहे हैं उनमें से JIT थोड़ी पढ़ लें। अगर वो JIT जो वो लहरा रहे थे वो एक झूठा पलंदा था। अली ज़ैदी साहब से मैं प्रॉपर ये उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, एक झूठी JIT खड़े उठा के झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे झूठ बोला है। सो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल विंग, टेररिस्ट विंग अल जुल्फकार से शुरू होकर गैंग वार तक चलकर आया है। आज कह रहे हैं कि हम पीर को JIT पब्लिक करेंगे, तो मैं आपको यकीनन बताता चलूं, जैसे जाली अकाउंट, ये कोई जाली JIT पब्लिक करने जा रहे होंगे। चूंकि ये हो नहीं सकता कि उज़ैर बलोच के ऊपर JIT हो और उसका सरपरस्त पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को JIT की फिक्र हो गई। तो चूंकि मैंने कभी इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था और मुझे पता था जब मैं लंदन से आ सकता हूँ, लोग भागते हैं। आज भी जहांगीर तरीन कहाँ है? वो भागा हुआ है। लोग भागते हैं, और जब मैं आया हूँ और मैंने सामने किया इस चीज़ का, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ऐसे शायद 1 या 2 वाक़यात होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मेरा कॉन्शियस क्लियर था और मैं क्लियर हुआ। लेकिन ये साहब ये समझते थे कि शायद ये अपने जो है ना नंबर स्कोरिंग में कामयाब हो जाएंगे और अपने अमीरुल मोमिनीन को ये बताएंगे कि जनाब वो आपके सारे घोड़े पिट रहे थे, उनको ऊंधे मुंह फेंक रहा था कादिर, तो मैं जाके देखो कितना बड़ा काम करके आया हूँ। मैं इनको असेंबली में बेनकाब करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि ये झूठ बोल बोल कर इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन कर रहे हैं। KPT और मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग को डिजिटलाइज। अच्छा शामी साहब, इन दोनों रिपोर्ट्स में, एक तो मैंने पढ़ रखी, दूसरी ज़रा लेट आई तो वो हम नहीं पढ़ सके। इन दोनों रिपोर्ट्स में जो डिटेल्स हैं वो तो हम शेयर करते हैं, मोहम्मद अशर साहब हमें रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन आपसे पूछना मैंने ये है कि सर, जो लीडरशिप के बयानात नशर किए उसका मकसद ये था कि एक दूसरे पर तो
एक दूसरे पर तीर तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये तयन करने की कोशिश नहीं की जा रही कि इन अनासिर को तवाना किसने किया, इन अनासिर की सरपरस्ती किसने की और इन अनासिर ने जो पे घिनौना खेल खेला उससे नुकसान कितना हुआ। यानी असल सवाल वहीं का वहीं है। देखें, कराची में गुज़श्ता कई अशरों से जो कुछ हो रहा है ये उसकी एक हल्की सी झलक है जी। आप देखें, MQM ने जिस तरीके से दहशत गर्दी का बाज़ार गर्म किया और फिर उसके रद्द अमल में या उसकी देखा देखी दूसरे जो सियासी अनासर हैं उनको भी शय मिली और इस तरीके से सियासत और जुर्म दोनों का ताल्लुक जो है वो मजबूत होता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये हमारे जो शुएब सडल साहब हैं जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थी तो वो वहाँ सिंध में पुलिस के इंचार्ज थे, उनसे बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद एक दफ़ा कहा कि क्या मुनासिब नहीं होगा कि हम भी अपने कारकुनों को मुसल्लह कर दें। वो इस कदर ज़िच थी MQM की कार्रवाइयों से, लेकिन शुएब सडल ने उनको कहा कि ये काम हमें नहीं करना, रियासती अदारों को इनकी सरकोबी करनी चाहिए। ये बात उनकी समझ में आई, वो तो गुरेजा हो गई। बिल्कुल। अब उसके बाद जिसका बस चला है उसने चलाया, बजाय इसके कि आप रियासती अदारों को ताकतवर करें और उनके जरिए जो दहशत गर्द हैं और उनके लिए जो कातिल हैं और उनके जरिए जो बत्ताखोर हैं उनको काबू करें, रियासती अदारे कमज़ोर पड़ गए और आपने उनके मुकाबले में जत्थे बनाने शुरू कर दिए ताकि जत्थों का मुकाबला जत्थों से हो। हमारे जुल्फ़कार मिर्ज़ा जो वज़ीर दाखिला थे वो तो बरमला ये कहते रहे और लाखों 2 लाख लाइसेंस उन्होंने बांटे हैं। सर उज़ैर बलोच को अमन अवार्ड दिया गया। देखें, उज़ैर बलोच जो है और उस तरह के आपको याद होगा ये जो रहमान बलोच जिसे रहमान डकैत भी कहते हैं और सरदार रहमान बलोच भी कहते हैं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ी तवील गैर हाजिरी के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वापस आई और एक हंगामा हो गया, धमाका हुआ एयरपोर्ट पे और दर्जनों लोग उसमें उसका शिकार हो गए, ज़ख्मी हुए, जान की बाजी हार गए, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी प्रोवाइड की उस रहमान डकैत ने जी और उसने उनको घर पहुंचाया। तो अब जब रियासत जो है वो इतनी कमज़ोर हो जाए, उसमें सियासत इस तरीके से घुस जाए तो फिर यही होगा। फिर आप देखें ना, ये कि एक का नाम आया या दूसरे का नाम आया या नहीं आया, इसको छोड़ें। बात यह है जो कुछ हुआ है वो इसी कराची में हुआ है, इसी मुल्क में हुआ है और ये सारे लोग जो हैं कोई इख्तदार में था, कोई इख्तलाफ में था और इन्होंने अपनी अपनी कसर नहीं छोड़ी। ये सब जिम्मेदार हैं, सब जवाबदेह हैं, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर, किसी कोई कम कोई ज्यादा। बिल्कुल। सईद गनी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं और साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अशद साहब भी। अशद, आपकी तरफ आते हैं। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, दो तो सईद साहब से रब्ता नहीं हो पाया गालिबन। अशद, आप बताइएगा कि ये जो बल्दिया टाउन का सान है, इसके ऊपर जिस कदर गैर इंसानी तरीके से इसकी तहकीकात को टेक ऑन किया गया, यानी FIR तक दुरुस्त दर्ज न की गई, मालिकीन को उल्टा लटकाने के पीछे दर पे हो गई पुलिस और फिर जो जितने आसार थे, जितने नमूने थे, उनको मिटाने की कोशिश की गई, यानी सिरे से ही हादसा जो है उसको फैक्ट्री की गफलत गर्दाना गया। तो इस रिपोर्ट में क्या है और उज़ैर जान बलोच की JIT रिपोर्ट को आपने पढ़ा, दोनों का खुलासा बयान कीजिए।
जी देखिए, बिल्कुल ये 2 GITs थी जिनके बारे में कहा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से कि इन दोनों GITs को जो है आज पीर के दिन जो है वो पब्लिक किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी GIT निसार मुराई की भी थी। 2 GITs जो हैं ये पब्लिक कर दी गई हैं, ताहम अभी तक निसार मुराई की GIT जो है उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उज़ैर जान बलोच की जो GIT रिपोर्ट थी। उस GIT रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें, आपने भी यकीनी तौर पर पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया कि उज़ैर जान बलोच ने 7 SHOs को जो है वो तैनात करवाया लियारी में। इसके अलावा एक SP को भी जो था वो लियारी में तैनात कराया। जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे उसको भी जो है वो तैनात कराया उज़ैर जान बलोच ने अपने असर और रसूख की बुनियाद के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि उस दौर में उज़ैर जान बलोच के हुकूमत, जो सिंध हुकूमत थी, सिंध हुकूमत जो थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की ही सिंध हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में किन लोगों से जो थे उज़ैर जान बलोच के रवाबित थे कि ऐसे कैसे SHOs जो थे वो लियारी में तैनात होते रहे, SP जो थे वो तैनात होते रहे, एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो तैनात होते रहे। जुल्फ़िकार मिर्जा उस वक्त वजीर दाखिला सिंध थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको तो वो तैनात नहीं कर सकते थे। वो कौन सी शख्सियत थी जिसने एडमिनिस्ट्रेटर को जो है तैनात किया? 198 अफराद को इस कराची शहर में मौत के घाट उतारने का जो है वो एतराफ़ किया उज़ैर जान बलोच ने। इसके अलावा जब वो यहाँ से उज़ैर जान बलोच जब पाकिस्तान से बाहर भी चला गया तो उस वक्त भी उसको भत्ते की रकम जो थी वो मिलती रही। तो उस वक्त ये जो इदारे थे उन्होंने क्या आंखें बंद कर रखी थी? क्या था, ऐसा क्या हो रहा था कराची के अंदर? इसका जवाब जो है इस GIT रिपोर्ट के अंदर नहीं है। वो कौन कौन सी हुकूमती शख्सियात थी, ब्यूरोक्रेसी में वो कौन कौन से लोग थे जो कि ऐसे अनासर को सपोर्ट करते थे, इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो GIT में जो है वो जिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी ने दावा किया, बिल्कुल दावा किया कि जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उसका GIT में जिक्र नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। GIT आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, सब अब पढ़ रहे हैं उस GIT को, कहीं पर भी पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं है। लेकिन जो ये सारे सब वाक़यात होते रहे, जो अफसरान तैनात होते रहे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की ही सिंध हुकूमत थी। तो ये कौन लोग थे जो कि इनको तैनात करते रहे? और उज़ैर जान बलोच जिसने 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया है उसकी बात मानते रहे। ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस GIT रिपोर्ट के ऊपर भी कि इन लोगों का जिक्र जो है वो इस GIT रिपोर्ट में आया ही नहीं है। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से इनको तैनात करते रहे? अब बात करते हैं जो सानिया बल्दिया की जो GIT है, इसके अंदर साफ साफ तौर के ऊपर जो है उसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि जो बताया गया है कि जो ये लोग थे जिन्होंने पहले तफ्तीश की, जो पहली FIR हुई उसमें इसको एक हादसा करार दे दिया गया। तो ये उसमें उनको ये कहना है, जो GIT के जितनी भी जो टीम थी उसका ये कहना था कि ये एक इंतहाई गफलत और इसके और सख्त तरीन अल्फाज जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल किए गए कि ये एक हादसा नहीं था बल्कि एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। 250 से ज़ायद लोगों को जला दिया गया, बर्बरियत हुई कराची में। पाकिस्तान की तारीख का एक अलग वाक़या था दहशतगर्दी का, जिसमें 250 से ज़ायद लोग जो हैं वो जला दिए गए। इस रिपोर्ट में इसमें जो तमाम तर गवाहान थे उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए, फैक्ट्री मालकान के बयान जो थे वो रिकॉर्ड किए गए, और जो सारा मलबा अभी जो दिखता है वो उसमें यही पता चलता है कि जो रहमान भोला और जो हमाद सिद्दीकी जो कि उस वक्त KTC इंचार्ज थे MQM के, इन्होंने 20 करोड़ जो है भत्ता मांगा था फैक्ट्री मालकान से, और ये भी कहा था कि अगर भत्ता ना दिया गया तो फिर जो है वो फैक्ट्री के अंदर जो है उनको ओनरशिप दी जाए। जब ये सब चीज़ें नहीं की गई इसके अंदर जो है, तो फिर ये वाकया पेश आया और सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से कराची में दहशतगर्दी हुई और 250 से ज़ायद अफराद को जला दिया गया। आप साथ रहिएगा। अभी निसार मुराई साहब की रिपोर्ट रहती है, वो अभी डाउनलोड नहीं हो पा रही। सईद हनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो 2 नुक्ते सामने आए, तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यानी कौन सरपरस्ती करता रहा फिर उज़ैर जान बलोच की, और किसने मार्जिन दिया रहमान भोला या हमाद सिद्दीकी को कि वो एक फैक्ट्री में हिस्सादारी मांगें, भत्ता मांगें, और जब वो आग लगा दें तो बाद में तफ्तीश करने वाले उन बुनियादी मामलात को इग्नोर कर दें? देखिए, मैं एक से गुजारिश कर दूं, अभी मैं सुन रहा था शामी साहब ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई तो गाड़ी पे अटैक हुआ और उसके बाद रहमान डकैत जो इनको निकाल के ले गए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये कई तरफ से चली थी बात, लेकिन मैं चूंकि उन दिनों में काफी एक्टिव था, इस पूरे मोहतरमा की जो आमद का इंतजाम था उसमें मैं खुद भी शामिल रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। रहमान डकैत बिल्कुल, अब हो सकता है कि जुलूस में आगे पीछे उसकी तो मैं जमानत नहीं दे सकता, लेकिन मोहतरमा की ना वो गाड़ी चला रहा था और ना मोहतरमा को निकाल कर वो ले गया। वो हमारे यूथ के लड़के थे, वो काफी नहीं। सईद गनी साहब, मैंने गाड़ी चलाने की बात नहीं की, लेकिन ये बात क्योंकि उस वक्त आम हुई थी इसलिए मैंने दोहराया।
आप उसकी अगर तरदीद कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे इस पे इसरार नहीं है। जी बड़ी मेहरबानी, मैंने बिल्कुल मुनासिब समझा। जब आप फरमाइए। आपकी काफी व्यूवरशिप है, बड़ा तो जी इसलिए मैंने कहा वजाहत कर दूं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, अब आप फरमाएं। जी जो शामी साहब ने कहा ना पहले कि कराची की जो तारीख है दहशतगर्दी की वो कई दहाइयों पर मुहित है, और बदकिस्मती से ये सिलसिला बहुत अरसे तक चलता रहा, और लियारी इसमें काफी आखिर में शामिल होने वाला इलाका है जहाँ पर ये हरकतें और ये दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो शुरू हुए। अब यकीनन एनक्यूएम की तारीख से जो वाकिफ हैं वो ये JIT एक है, इसके अलावा लातादाद मैं समझता हूँ सैकड़ों ऐसे इशूज हैं जिसमें एनक्यूएम की आपको सरपरस्ती नजर आती होगी, और वो बतौर जमात अल्ताफ हुसैन के वक्त में लोगों की सरपरस्तियां भी करते रहे, कार्रवाइयां भी कराते रहे। पीपल्स पार्टी के लिए ये कहना कि बतौर जमात अगर किसी ने किसी की सरपरस्ती की है तो ये गलत है। हाँ, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने की और अलल ऐलान वो तस्लीम भी करते हैं, वो मानते भी हैं, उनकी चीजें रिकॉर्ड पर भी मौजूद हैं। मैं पार्टी बेखबर थी, पार्टी को इल्म नहीं था कि जुल्फिकार मिर्जा ऐसे जराइम पेशा नासिर को तवाना कर रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ आपसे, मैं इस बात का ऐनी शायद हूँ कि पार्टी की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ जिसके अंदर लियारी आता है वहाँ की तंजीम और हमारे अपने कराची के कई अहदेदारान इस बात पर ये करते रहे कि ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है कि हम इस किस्म के लोगों को आगे लेकर आएं और उनको अपनी पार्टी की तंजीम के ऊपर मुसलत करें। ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि लियारी में पीपल्स पार्टी के अपने कई कारकुनान और कई अहदेदारान, कई मुंतखब कौंसलर जो हैं वो दहशतगर्दी में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए हैं। पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन लियारी के अंदर बेचारे रह नहीं सकते थे, उनको अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और दीगर इलाकों में वो सईद गनी साहब बसात एहतराम आपसे अर्ज़ ये करनी है कि अगर आप ये मानते हैं कि जी पार्टी बतौर पार्टी इन ऐसे अनासर की उनको तबाना नहीं कर रही थी, कुछ लोग थे जैसे कि आप नाम ले रहे हैं जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब का, तो उस दौर की जो आपकी पार्टी थी, उस दौर की जो आपकी क़यादत थी, उस दौर की जो आपकी हुकूमत थी, क्या इल्ज़ाम और ज़िम्मेदारी उस पर आयद नहीं होगी कि वो नाकाम रही ऐसे लोगों को रोकने में, ऐसे लोगों की सरकोबी करने में? देखिए, मैं उसूली तौर पर तो आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ। बिल्कुल अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है और उनको ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए, लेकिन अगर उन दिनों में आप चले जाएं जब ये 2008, 9, 10, 11 की बात करते हैं तो जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब जब मिनिस्टर थे तो वो बहुत एक तगड़े किस्म के मिनिस्टर थे, बल्कि कई लोग तो उनको डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी कहते थे और वो जो चाहते थे चीजें उनकी हो जाती थी। और वो सही साहब वो अगर डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुद से तो नहीं बन गए ना, सिर्फ असलहे की जोर पर तो नहीं बने। जाहिर बात है क़यादत की आशीर्वाद थी तो वो इतने एम्पावर हुए ना। क़यादत की आशीर्वाद के बगैर तो आपको पता है आप भी मर्जी की मिनिस्ट्री नहीं चूज कर सकते, आप नहीं ठहर सकते वजारत में अगर क़यादत आपके साथ ना हो। मैं जैसा बस कर देता हूँ। देखें, यही इशूज थे जिनकी बिना पर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और पार्टी की क़यादत में इशूज पैदा हुए, और जुल्फिकार मिर्जा जिनको बहुत करीब तरीन आदमी समझा जाता था आसिफ अली जरदारी साहब का, उनको ना सिर्फ वजारत से हटाया गया बल्कि शायद जिस हद तक वो मुखालफत में चले गए, जिसका शायद हम और आप तस्वर भी नहीं कर सकते हैं कि एक आदमी ये कहे कि मेरे तन पे कपड़े भी आसिफ अली जरदारी के, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, जो कुछ किया वो आपके सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये वाज़ेह करने को बिल्कुल काफ़ी है कि जो कुछ पीपल्स पार्टी ने देखा कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जितना नुकसान पार्टी को हुआ था, उस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को जुल्फिकार मिर्जा से अलग किया और उसका खुमियाजा में भुगता कि जिस किस्म का हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं मिर्जा साहब की तरफ से, जिस किस्म की बातें हमारी लीडरशिप के हवाले से उन्होंने कही हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता कि जिम्मेदारी हुकूमत की थी, होनी चाहिए। हमसे भी गलतियां हुई जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी, जिसका खुमियाजा हमारी पार्टी ने भी भुगता है। सईद गनी साहब, आप ये देखें, मर्जी के SHO, मर्जी के SP, मर्जी के एडमिनिस्ट्रेटर, 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़, ईरान से ताल्लुकात का एतराफ़, फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि अपने बयान में वो कहता है कि पुलिस वैन्स को यूज़ करते हुए लोग कत्ल किए गए, फिर लाशें जलाई गईं, फिर बाकियात गटरों में फेंकी गईं। तो इसमें सिर्फ उज़ैर जान बलोच को मरूद इल्ज़ाम ठहरा के उसको सज़ा दे के या उसको दहशतगर्दी के वाक़यात में आर्मी एक्ट के तहत उसके खिलाफ ट्रायल करके जान छुड़ाना काफ़ी नहीं होगा। सर, क्या आप इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा नहीं करते, एग्री नहीं करते कि बिल्कुल ये उन तमाम लोगों तक ये मामला जाना चाहिए जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने सरपरस्ती दी और जो इसमें मुआवन थे? मैं जानता हूँ, देखिए, अगर किसी की कोई बातचीत होती है, कोई किसी से मुलाकात होती है, तो उस बिना पर आप उसको उसके जराइम में शामिल नहीं कर सकते। मैं वाहिद आदमी हूँ, शायद और मुमकिन हो जिसका नाम JIT में नहीं है,
जिसकी वीडियो फुटेज जो है उसमें जो दावत एक दिखाई जाती है जिसमें फरियाल तालपुर साहब और लोग मौजूद थे, उसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं उस दावत में भी मौजूद था और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं उज़ैर बलोच से मिलता भी था। और पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई थी, अलग ऐलान कमेटी बनाई थी, खुफिया कमेटी नहीं बनाई थी, जिसमें 3 मेंबर्स थे, सेनेटर यूसुफ बलोच थे, कादिर पटेल थे और तीसरा मुझे रखा गया था। और हमें एक जिम्मेदारी दी गई कि लियारी के हालात खराब है, वहां जाकर चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, तो हमने वो कोशिश की। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उज़ैर बलोच ने कोई जुर्म किया, कोई कत्ल किया, कोई बता लिया, कोई डाका मारा तो फिर मैं भी उसके अंदर शामिल हो गया, मैं उसका जिम्मेदार हो गया। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि देखिए, तालिबान ने इस मुल्क में क्या क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन टीटीपी के कमांडरों के साथ, रहनुमाओं के साथ हमारे कोर कमांडर्स मिलते रहे, हमारे दीगर सीनियर फौज के अफसरान मिलते रहे, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में अमन कायम हो और बेगुनाह लोगों की कत्ल जो हो रहा है वो रुक जाए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो तमाम फौजी अफसरान नहीं सर ये माजरत सर हमारे जो कमांड या हमारे जो हुक्मरान या हमारे जो लोग मिलते थे ऐसे अनासर के साथ, वो तो उनको मुज़ाकरात में इंगेज करने के लिए मिलते थे। हमारे यहाँ से तो कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जो वज़ीर दाखिला होते हुए उसको तमाम तर सपोर्ट देता हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं था जो 7 SHO बदल दे तालिबान के कहने पर। हमारी फ़ौज में या हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो खुद एतराफ़ करे कि मैंने लाइसेंस जारी किए हैं तालिबान के लिए। तो ये मिसाल थोड़ी दुरुस्त नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं, मिसाल मेरी बिल्कुल ठीक है, आप समझे नहीं उसको। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उज़ैर बलोच से मिला, कादिर पटेल मेरे साथ होता था, यूसुफ बलोच मेरे साथ होता था। अब अगर आप कहें कि जी उसने उसको उसकी लाश को जला के गटर में फेंक दिया, तो मेरे भाई मेरे सिर्फ मिलने से तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मैंने तो कोशिश की, जाके पार्टी ने मैं जिम्मेदारी दी कि लियारी के हालात खराब है, वहाँ लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, किसी तरह से चीजों को ठीक करें। अगर अमन ओमान कायम करने के लिए आपको किसी के साथ बैठ के बात करनी पड़ती है तो हम उसके जराइम में शामिल नहीं हो जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर टीटीपी के कमांडरों से मुलाकात होती थी तो वो अमन कायम करने के लिए करते थे, वो जिम्मेदार इसकी बिल्कुल नहीं थे। जो जुर्म उन्होंने किए थे, जो कत्ल उन्होंने किए थे, वो जिम्मेदार उसके वो खुद थे। हमारी एक कोशिश थी, हमारे एक एफर्ट थे, लेकिन हमें जोड़ दिया गया उज़ैर बलोच के जराइम के साथ। मैं ये कह रहा हूँ, और ये बात क्योंकि आपको इसलिए सर जोड़ा गया कि आपके वज़ीर दाखिला उसकी सरपरस्ती करते थे, अलग ऐलान करते थे। वज़ीर दाखिला किसी और की हुकूमत के नहीं थे, PMLN के नहीं थे, PTI के नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला थे। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये नहीं है कि 164 का बयान जो उन्होंने दिखाना शुरू किया है उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं आता। जो GIT सो कॉल्ड अली जैदी साहब असेंबली में पढ़ के लेयर चेक के सुना रहे थे, उसमें जुल्फिकार मिर्जा का जिक्र कहीं नहीं था। आज जुल्फिकार मिर्जा की बेगम और ये खुद GDA का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत के आदमी हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई हमसे गलतियां थी, जो आदमी लीड कर रहा था, जो आदमी राब्ता था। अगर आप ये समझ लें कि खुदा न खास्ता अगर पीपल्स पार्टी ने कोई कत्ल करवाए, खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी ने घरों पे कब्जे करवाए, खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी ने उनसे कोई मिलों पे कब्जे करवाए, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई जुर्म पीपल्स पार्टी ने किया है तो राब्ता जुल्फिकार मिर्जा के अलावा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, मुख्तसर अर्ज कीजिएगा कि ये 2 तो JIT रिपोर्ट्स डाउनलोड हो गई, तीसरी निसार मुराई वाली, उसका क्या बना? नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक तो वो भी हो गई है। चले शामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं गनी साहब को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। देखा नहीं, गनी साहब का शुक्रिया, लेकिन बात क्या है, ये जो हमारे मिर्जा साहब थे ना, वो दहशत गर्दों के मुकाबले में दहशत गर्द पाल रहे थे। रियासती अदारे जो थे उनसे काम लेने की बजाय, पुलिस को स्ट्रेंथन करने की बजाय, रेंजर्स को बुलाने की बजाय, आप वो जो मुहावरा है ना, चोर को पकड़ने के लिए, अंग्रेजी का मुहावरा है, चोर को पकड़ने के लिए चोर हायर करें आप। तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन बहुत कोता हिम्मती है और बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन ये हकीकत है। और कराची में दहशत गर्दी बेकाबू थी और सियासत का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी माँ MQM थी। नतीजे में ये सारे गैंग पैदा हुए हैं, हम इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। जुल्फकार मिर्जा जो हैं वो गैर रियासती गैंग बनाकर एक अमन व अमान कायम कर रहे थे। ये उनकी बेबसीरती जो है, इस पर आप रो लें या हंस लें। लेकिन शामी साहब, मुख्तसर ब्रेक भी आ गई, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है ना कि ठीक है, आप पिन पॉइंट कर दें ये शख्स था, ये इसका सरपरस्त था और ये इस वजह से फलां गैंग को तश्कील देना ज़रूरी थी, मजबूरी थी। ऐसे में जो उस वक़्त की हुकूमतें थीं, उनकी क़यादत, उस पार्टी की क़यादत को कैसे आप मुकम्मल तौर पर बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं? उनको नहीं इल्म था क्या हो रहा है? उनकी मर्जी से होता है? कैसे नहीं हो सकता? उन्होंने वो गज़े बसर से काम ले रही थी, चश्म पोशी से, क्योंकि वो बेबस हो चुकी थी, दहशतगर्द दंदना रहे थे, वो सियासत में भी थे और वो
और रियासत पर कब्जा भी कर चुके थे। अब आप गौर कर लें, ये सकूते ढाका के बाद ये एक कराची को टारगेट किया गया और मुझे यकीन है कि रॉ का ये मंसूबा था कि कराची जो है और सिंध जो है उसको टारगेट करके वही मंजर फिर दोहराया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये तो लोगों की हिम्मत है और पाकिस्तान से कमिटमेंट है कि वो नाकाम हो गया ये मंसूबा और आज वो सारे लोग जलील और रुस्वा हैं। वगरना जो मुक्ति बहानी कर रही थी ढाके में वही किया जा रहा था कराची में। ठीक, चले एक ब्रेक आ गई यहाँ पर। बस सवाल वही रह जाता है कि अब इन दोनों वाक़यात के ऊपर जो लोग मुतासिर हुए हैं वो किस के हाथ पर अपना लहू तलाश करें कि फहरिस्त बहुत तवील है। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौहद साहब ने। चौहद साहब, यकीन जाने आज मैंने आपसे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि आज अच्छी खबर आपके तवस्सुत से मिली, वो ये कि मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स जो हैं वो बन चुके हैं और उसकी पहली खेप NDMA के हवाले कर दी गई। साथ नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि ये आज NRTC का जो इसमें किरदार है, नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म आज वहीं गए हुए थे, फवाद चौहद साहब भी वहाँ मौजूद थे। ये जो NRTC है ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डिजिटल पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई और ममालिक के साथ भी जो इनका काम है उसकी वजह से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में भी इजाफा हो रहा है। तो चौहद साहब, ये वेंटिलेटर्स बन गए, NDMA के हवाले हो गए, कितने को वेंटिलेटर बनाए और आगे क्या आपके इरादे हैं? पहली बात तो ये है कि ये 4 जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उनमें से एक NRTC है, 2 प्राइवेट सेक्टर में बनेंगे और एक और जो है वो ये गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें बन रहे हैं। इसमें जो अजमल जो सबसे जो एक्चुअली बड़ी बात है ना वो ये है कि देखिए हम $2.1 बिलियन के जो मेडिकल इक्विपमेंट है हर साल मंगवाते हैं और $1 बिलियन की हमें सर्विस एग्रीमेंट करने होते हैं उन कंपनी से जिनसे हम ये इक्विपमेंट सही बात है। अब ये एक जो बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड हुआ है वो ये हुआ है कि अब ये इक्विपमेंट पाकिस्तान में बनना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा हमारा जो एक कह लें कि जो हमारा टारगेट है तो ये है कि 3 सालों में हम तकरीबन $1 बिलियन जो है। जी फवाद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल लाइन कट गई। बिल्कुल। बहरहाल सर, ये इसमें देखें ना कि ये जो ज़ैली इदारा है वज़ारत दिफा का NRTC, इसका अपना किरदार कितना अहमियत का हामिल है और फिर ये जो वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इनके इनिशिएटिव कितना अहम है कि आज हम इस सूरत हाल पे पहुँचे कि खुद से कुछ चीज़ें बना सकें और मेड इन पाकिस्तान का लेबल। मतलब ये हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है हम बनाने के काबिल हो जाएंगे। हमें इस पर तवज्जो देनी होगी, अपना दरामदात पर अपना इन्हिसार कम करना होगा। मोबाइल टेलीफोन, गाड़ियाँ, ट्रक, ये सारे हमें अपने डेवलप करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम अपना ज़र मुबादला बचा सकें बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते। अच्छा फवाद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेंटिलेटर्स का जिक्र हो रहा था, टेस्टिंग किट का भी को आपने जिक्र किया था पिछले दिनों के 45 मिनट के अंदर कोरोना का टेस्ट करने की किट जो है वो बना रहे हैं आपकी डोमेन के अंदर इदारे, कुछ इस बारे में भी इत्तला दीजिए। बिल्कुल, टेस्टिंग किट्स की जो तमाम था मामला जो है टेस्टिंग का जो वो मुकम्मल हो चुका है। अब उसकी कमर्शलाइजेशन जो है उसकी इंशाल्लाह जो है वो तैयारी है। वो इसी हफ्ते मुझे उम्मीद है कि हम जो है वो जुमा या हफ्ते को उसका कमर्शलाइजेशन एग्रीमेंट हमारा साइन हो जाएगा, तो वो भी फिर हमारी अपनी इंडिजिनस जो है वो किट्स हो जाएंगी। इसके साथ ये बिल्कुल जो शामी साहब अभी बात कर रहे थे बिल्कुल सही है। मैं ये तो बड़ी आप बात कर रहे हैं ना, इवन छोटी छोटी चीजें जैसे आप देखें कि वाईफाई राउटर्स हैं, हाँ। ये हम नहीं बनाते, हम बाहर से मंगवाते हैं और इसको यहाँ बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इसी तरह से इन्होंने जो मोबाइल फोन हम सारे बाहर से मंगवाते हैं, हमें यहाँ पे बनाने चाहिए। सो ये पाकिस्तान में एक्चुअली पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और ये जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे, हमें उम्मीद है कि उसके नतीजे में एक पाकिस्तान में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का
देखिए ये जो है ना सर्विस इकोनॉमी, ये जो छोटे मुल्क हैं जैसे यूएई हो गया या जिनकी आबादियां थोड़ी हैं, जो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। हम जो 20-22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, चले सर, गुड लक एंड बेस्ट विशेज, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप अच्छी खबरें हमें सुनाएंगे। शामी साहब, मेरा प्रोग्राम आज खत्म हो गया, वो JITs की नज़र हो गया आज प्रोग्राम। ये गुफ्तगू तो बहुत अहम थी जो चौहद साहब से हमने करनी थी, फिर किसी और रोज़ उठा रखेंगे। एक ब्रेक नाज़रीन।